चले, स्वच्छ भारत अभियान की वास्तविक सच्चाई इसमें है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको इमेज से प्रतिदर्शित हो रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब ने नगर निगम में मोर्चा संभाला, सर्वप्रथम नौकरी प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी झाड़ू लगाने की ही थी और उन्हें सारे देश को मुफ्त की नौकरी दी झाड़ू लगाने की। अच्छा, पहले 2 महीने 3 महीने 2 साल मान लो हम सब लोगों ने बहुत स्वच्छता रखी, यहाँ पे भी अगर कुछ गिरता था हम उठा के जेब में रख ले। फिर भारतीयों की आदत आपको पता ही, जहां पे लिखा है यहाँ शोर करना मना है, सबसे ज्यादा शोर वहीं होगा। कहीं लिखा हो या यूरिनेट करना मना है, सबसे ज्यादा यूरिन वहीं पड़ी होगी। जहां लिखा है कृपया खुले में शौच ना करें, हर बंदा लोटा लेके वहीं बैठा मिलेगा। जहां लिखा है पोस्टर चिपकाना मना है, वहां सबसे ज्यादा रंगीले के पोस्टर लगे होंगे। समस्या हमारे देश की, अगर आप किसी चीज के लिए मना करते हो तो हमारा जमीर जाग जाता है और हम वो चीज करने लगते। अब सरकार को क्या लिखना चाहिए, यहाँ यूरिनेट जरूर करें, लोग नहीं करेंगे, फिर खुन्ना जाएंगे। फिर कहें अगर आप भारतीय हो सिग्नल जरूर तोड़े, पर नहीं तोड़ेंगे। फिर आप जो करने को कहोगे वो भारतीय नहीं करते। ये मोदी अभी मनोदशा समझ नहीं पाए। तो इन्होंने क्या किया, देश जैसे ही आए, देश के प्रधानमंत्री बन के, तो उन्होंने पहले कहा आई एम अ प्रधान सेवक। तो भाई साहब प्रधान सेवक बने, बढ़िया झाड़ू उठाए और देखिए कूड़े को अपने हाथ से उठा रहे, ग्लव्स भी नहीं पहने हुए। तो बहुत देशभक्त थे, बहुत अच्छे थे। शुरुआत में इन्होंने सफाई अच्छे से की, ठीक है। और जहां सफाई की थी वहां पे मजेदार बात है, वहां से पत्ते पड़े थे, वही साफ करके इन्होंने फेंके थे। ना वहां कचड़ा था, ना कोई सुसु वाला पेपर था, गंदा कुछ नहीं था। जैसे अब बाहर हमें साफ करना हो तो बाई गॉड 3 दिन हम बीमार पड़ जाए। पर इन्होंने बहुत अच्छे से कार्य किया और सफाई की। सफाई करके इन्होंने दुनिया को दिखाया कि भाई देखिए ये सब चीजें अच्छी हैं, आपको करनी चाहिए। तो स्वच्छ भारत मिशन 2 आए। एक आया SBM 2.0, वो आएगा 21 में, 19-20 के बाद आया। और उससे पहले जो आया था वो ये था, ठीक है। इसके जो क्राइटेरियाज थे, जो इसके मेन मोटिव्स थे, वो हम पूरे नहीं कर पाए, एक्चुअली आज तक नहीं पूरे कर। ठीक, अभी मैं वास्तविकता पे भी लाऊंगा ग्लोबल मैप के बाद। तो इन्होंने क्या किया बेटा, यहाँ पर बड़ी अच्छी चीज दी। PM कैंपेन ऑफिशियली लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 14 को, है ना। कहाँ से, राजघाट न्यू दिल्ली से। क्योंकि राजघाट न्यू दिल्ली से क्यों, क्योंकि जो महात्मा गांधी जी थे उनकी 75वीं वर्षगांठ थी 2019 में। तब तक हम पूरे देश को स्वच्छ करना चाहते, तो इधर स्वच्छ और इधर भारत लिख दिया गांधी के चश्मे पे, और हमने उसी को लोगो बना दिया था कि गांधी गायब थे क्योंकि गांधी स्वच्छ हो गए, सिर्फ चश्मा उनका रह गया सफाई के बाद। तो स्वच्छ भारत लिखते हमने गांधी जी के चश्मे को लोगो बनाया और हमने लोगों को जगाया कि भाई साहब आप झाड़ू लगाओ। अच्छा, शुरुआत में मैंने देखा है जब 2014 चला तो ब्यूरोक्रेसी जो होती थी CM आवास के पास, वो आपस में ग्रुप बनाती थी, सुबह 5 बजे और टहलते हुए झाड़ू लगाती थी, 1-1 किलोमीटर रोज साफ करती थी। बड़ा अच्छा लगता था देखते हुए, क्या इस ऑफिस झाड़ू लगा रहे, है ना। फिर थोड़ा टाइम आया, थोड़ा और बड़े हुए तो उन्होंने कहा हम क्यों लगाए। फिर और बड़े हुए तो उन्होंने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। किसका, नगर निगम। हैवी ट्रक खरीद लिए कि सब कूड़ा उठा लेंगे, कहीं का भी हो, गीला अलग, सूखा अलग, हैजार्डस अलग, नॉन हैजार्डस अलग, सारी कहानी बना दी। फिर दिया डाला एक बड़ा सा सब, और जो उसमें बैठा ड्राइवर था उसको नहीं पता गीला सूखा क्या होता है, और जो अंदर भर रहा है उसको नहीं पता गीला सूखा। डस्टबिन पड़े थे हरे लाल नीले पीले गुलाबी से। अब वो खोपड़ी खुजलाए, फिर बोरी उठाए पलट दे, क्योंकि घरों में भी यही होता है। अब हमें थोड़े ना पता है कि ये सूखा छिलका है, इसको इस कलर में डालो, ये सैनिटरी पैड्स है इस कलर में डालो, ये मेडिसिन इंजेक्शन टूटे थे ये इस कलर में डालो। हमें खुद नहीं पता, हम IAS पढ़ा रहे, हमें नहीं पता, हम आपको क्या बताएं। हमको नहीं पता, हम सच बताएं, हमें इतना नहीं पता काले में क्या जाता है, गुलाबी में क्या जाता है, पीले में क्या जाता है, हरे में क्या जाता है, और नॉर्मल डस्टबिन जो हमारे यहाँ चितगबरा रखा है जिसमें खूब सारे फूल पत्ती बनी है उसमें क्या जाता है, हमको नहीं पता। और अब उस भारतीयों से बात करें जिन्होंने IAS की भी तैयारी नहीं की बेचारों से। उनका घर का कार्य सिंपल सा है कि नहा धो लो, ठीक है, जनेऊ धारण करो, बाल्टी उठाओ और कोचिंग के बाहर फेंक, अगर कोई लड़े तो गाली दे दो उसको। हमारे देश में कचरा निष्पादन मतलब कचरे को किस तरीके से सेफली डिस्कार्ड करना है, इसकी आइडियोलॉजी अभी भी नहीं। शहर के 2 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के दायरे में आप चारों दिशाओं में घुमाइए, लखनऊ का कचरा कहां जाता है वो सीतापुर रोड पे आपको दिख जाएगा, बड़े बड़े पहाड़ों के रूप में बना हुआ, और बाकायदा हरदोई वाला पास जाने से पहले है, और इतनी स्मेल आएगी कि आप वॉमिट कर दोगे उस एरिया में। और वहां पे भी सहारा का टाउनशिप चल रहा है। गोमती नदी के किनारे हमने पहाड़ बना दिए कूड़ों के। क्या हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, ये सेफुल डिस्कार्ड है? शहर के 10-12 किलोमीटर के बाद से वो हैजार्डस गैसें वापस शहर के अंदर आ रही हैं, तो आप कहां एनवायरमेंट फ्रेंडली बना रहे हो लोगों को। बात आती है इस मिशन को लॉन्च करना बड़ी चीज नहीं थी, इस मिशन से आपने किया क्या?
स्वच्छ भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया, 2 अक्टूबर को आरंभ किया गया। स्वच्छ भारत में उनका सपना पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। अब गांधी ने तो क्या किया, दास से मुकरा दिया, पर सफाई तो नहीं करते। और कैसे करते बेचारे, उस टाइम पे तो बाथरूम भी नहीं थे लोगों के घरों में, है ना। अब मोदी जी जाग गए, मोदी जी ने कहा 2 अक्टूबर 2019 तक पूरा भारत साफ हो जाएगा। उन्होंने कोशिश पूरी की भारत साफ करने की, पर राहुल गांधी सोनिया गांधी रह गए। प्रयास उन्होंने पूरा किया था साफ करने का, बच गए। किस्मत थी, लाइफ थी, अभी तो बच गई, वरना निपटा देते। तो स्वच्छ भारत वैसे ही आ जाता है। अब इसका इन्होंने पहला पर्पस क्या बनाया, जो गांव और शहर है, जो कस्बे हैं, वहां पर लोग ओपन डेफिकेशन करते, खुले में शौच करते। अभी एक इमेज आएगी, बहुत क्यूट है, अभी आप देखिएगा उसे, तो आपको थोड़ी हंसी भी आएगी, बट एक संदेश में मिलेगा उसका। तो इन्होंने कहा कि ओपन डेफिकेशन फ्री भारत हासिल करना है हमें 2019 तक। बट देश को कुछ और मंजूर था, भारत में कुछ और होना था। भारत में एक ऐसा कांड होना था जिसको हम बोलते हैं कि भारत साफ नहीं होना था। अब यहाँ पे एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स आया, जिसके चक्कर में बितना पड़ रहे हैं, ठीक है। एक मेथड है मेजरमेंट का, रैंकिंग का, ठीक है, जिसमें कंट्रीज की पॉलिसीज देखी जाती है। एनवायरमेंट के लिए क्या है, ईपीआई 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखता है और 11 इशू कैटेगरीज देखता है, जैसे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड इकोसिस्टम वैलिडिटी कितनी है। तो 180 कंट्रीज में जब ये देखा, तो इस साल भारत को रैंकिंग दी। वो गनीमत है, कहा तुम बाहर निकल जाओ, तुम इस लायक कोई नहीं कि तुम इस इंडेक्स में रहो। हमें 180वें नंबर पे डाला, ये बहुत बड़ी इज्जत की बात है। तो हमें 180वें नंबर पे डाला। अगर आप ध्यान से इस मैप को देखिए बेटा, तो एनवायरनमेंट के परफॉर्मेंस में एक ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और एशिया में इंडिया और चाइना, ये एक ऐसे एरिया है बेटा जहां पर एनवायरनमेंट के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। मुझे शॉकिंग क्या लगता है, अगर इस मैप को आप ध्यान से देखो, जो भूटान है, ठीक है, उसको इन्होंने चाइना के बराबर कलरिंग की हुई। भूटान तो पूरी तरह ग्रीन है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, बहुत अच्छा नेशन है, उसको भी हमने इसी जोन में डाल रखा है। रीजन है, जब एनवायरमेंटल चेंज होगा इंडिया में और चाइना में, तो उसका इंपैक्ट उस पर आ रहा है, इसलिए उसको ऐसे डाला गया। अगर इंडिया में क्लाइमेटिक चेंज होगा तो भूटान भी इफेक्टेड होगा उससे। अगर सिक्किम में बदलाव होगा तो भूटान भी, बिकॉज का पड़ोसी, ऐसा थोड़े ना वहां पे वन देवता स्वयं जाएंगे या इंद्र स्वयं जाएंगे, खबरदार क्लाइमेट इधर नहीं घुसना है, मेरे ही है, ऐसा नहीं होता ना। तो ये नहीं हो सकता, तो आपको फंसना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, 2024 में एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स आया, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें थी। अब इसमें इंडिया का जो स्कोर था, है ना, 18.90 लोएस्ट था किसी भी कंट्री के इवैल्यूएशन में, और हम आए 180वें नंबर। इसमें टॉप में कौन सी कंट्रीज हैं, ये याद रखना, डेनमार्क, यूके, फिनलैंड, माल्टा एंड स्वीडन। ये 5 नाम हमेशा याद रखना। कौन कौन से टॉप 5 है, डेनमार्क, यूके, फिनलैंड, माल्टा एंड स्वीडन। बस ये आपसे पूछेंगे 5 में, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, फिनलैंड, माल्टा एंड स्वीडन। ये एनवायरमेंट के लिए अपने इंडिकेटर्स बहुत अच्छे रखते हैं और ये एक अच्छी चीज है। स्वीडन। अब यूके में भी पहले ओपन डेफिकेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। जब हमारा देश बना उससे पहले यूके में भी लोग यूरिनेट ओपनली करते थे, ठीक है। तो जब वो करते थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसी वॉल बना दी कि उनके पैरों पे यूरिनेट गिरे, तब भी नहीं करना छोड़ा उन्होंने, ठीक। उन्होंने कई जगह स्लोगन्स लग रहे, तब भी नहीं करना छोड़ा। तो यूके में यूरिनेट छुड़वाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर 500 मीटर पे फ्री यूरिनेट सेंटर्स डाल दिए, हर आधे किलोमीटर पे फ्री यूरिनल डाल दिए। उससे क्या हुआ, मेल फीमेल को ओपन डेफिकेशन से फ्री होना पड़ा। अब जब 500 मीटर पे फ्री में यूरिन, वो भी प्रॉपर्ली हाइजेनिक मैनर में मिल रहा है, तो क्यों जाएंगे उधर। अच्छा, भारत ही नहीं करता। भारत के लिए अगर यूरिनेट भी करना है तो 2 रुपए देने। अब बगल में अगर जंगल है और 2 रुपए का वो मसाला खाएगा कि यूरिनेट करने जाएगा, तुम बताओ हमारे देश में। अब भारत की विचारधारा थोड़ी अजीब है। हम सच बताएं, अगर रास्ते में आप हो, दिल्ली में तो मजबूरी होती है, अगर कचरा घर नहीं है तो फिर आपको यूरिनेट में 2 रुपए देने पड़ते हैं, पर अगर कचरा घर है वही काम चला जाता है। क्यों? क्योंकि भाई देश में पैसा भी तो बचाना है, अर्थव्यवस्था भी तो बुरी है। सफाई अकेले थोड़े ना कार्य करेगी यहाँ पर, ये सफाई के पीछे भागते हैं, और सफाई ऐसी जो पैसे से आए। भाई अपना पूरे दिन तो पैसे से खाया हमने, अगले दिन 10 रुपए देके निकालने में, ये कौन सा लॉजिक। एक गरीब आदमी बेटा जो 10 रुपए में 15 रुपए और मिला के पौवा लेता है, वो कहेगा आधा पौवा तुम्हारा दे आए, उसका जीवन कैसे चलेगा। हमारे देश की विचारधारा को मोदी साहब को सच में समझना पड़ेगा। तो ये वीडियो मोदी तक पहुंचा जरूर देना, चिंता मत करना, आप लोग वाकई मैनेज करना, ठीक। तो यहां पर ये कंडीशन थी। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, यहां देखिए,
मेजरमेंट एनवायरनमेंट को यूज करने के लिए क्या है, 3 चीजें हैं जो हमारे देश में भी देखी जाती है। पहली है बेटा एयर क्वालिटी, वायु की गुणवत्ता कितनी अच्छी है। आप सबको पता है कितनी अच्छी गुणवत्ता हमारे देश की, अभी हम उसके बारे में आएंगे। वाटर क्वालिटी, मजा ही आ जाता है पानी को देख के। तो अगर आप कभी प्यासे हो जाओ, नहर में डुबकी मार दे पानी पीने के लिए, तो भाई गॉड आप अस्पताल जाएंगे, लखनऊ में नहीं आएंगे, किसी गली मोहल्ले में। और कहीं नदी पानी पी लीजिए, क्या कहना। और यूपी की नदियों का पानी जिस दिन आपने डाइजेस्ट कर लिया, आप बाय गॉड डेविल है, ना इंसान हो सकते हैं ना भगवान हो सकते हैं, फिर शैतानी हो सकते हैं। इसके बाद क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज तो एक ऐसी चीज है जिसके लिए भारत को आप 100 आउट ऑफ 100 दे दीजिए कि भाई साहब 100% हम पर्यावरण बदल के ही रहेंगे। दुनिया में कोई पृथ्वी में बदलाव लाए ना लाए, हम लाएंगे, क्योंकि मैं कालकी साहब को बुलाना। एक कारण ये भी तो बनेगा कि माता को इतना दुखी किया तुमने, कौन सी माता को, पृथ्वी माता को। अब आइए एयर क्वालिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज, इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री। एयर पॉल्यूशन में विश्व की दूसरी सबसे ज्यादा वायु प्रदूषित देश जो है वो भारत है विश्व का। मतलब यहां सांस जहरीली है, आप सिगरेट पियो ना पियो, आप सिगरेट का मजा ले रहे हो। मतलब आपके लंग्स को पता है व्हाट इज सिगरेट, आपकी बॉडी में टार है, इसे निचोड़ोगे तो आपके लंग्स भी काले निकलेंगे। आप कहोगे हम तो सिगरेट पिए नहीं, तो क्या बोलो, गाड़ियों ने पिला दिया साहब आपको। ठीक है, एयर क्वालिटी बहुत खराब है। फाइन पार्टिकल एयर पॉल्यूटेंट PM 2.5 माइक्रोन है। ठीक है, शॉर्टेज द एवरेज इंडियाज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय 5.3 ईयर्स। मान लो एक व्यक्ति 50 साल जिंदा रहने वाला था, अब वो जिंदा कितना रहेगा, 44 साल 7 महीने बस। सिर्फ इस हवा ने 5 साल से ऊपर घटा दिया हमारे जीवन। अगर आपसे कोई कहता है यूज एयर फिल्टर, है ना, यूज मास्क, तो वो जेन्युइनली जो मास्क पहनेंगे उनकी लाइफ थोड़ी सेफ है। ठीक, जो पहले थी उससे हमारी लाइफ और नीचे गई है। और आज की डेट में क्या है, हमारे यहाँ जो गाइडलाइंस है वो 5 माइक्रोन की है, हमारे यहाँ कितना है 2.5। तो एयर पॉल्यूटेंट जो हमारे यहाँ बहुत खतरनाक है, और एयर पॉल्यूटेंट जो है कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम जरूर देगी। अब ये प्रॉब्लम जो है वो ऐसे दिखती है, देखो ये जो लाल लाल धारियां दिख रही हैं, विश्व में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेंट प्लेस है, जिसमें हम जहां रहते हैं, मुस्कुराइए, हम कहाँ हैं, जहरीली गैस के आगोश में। ये जो एरिया है बेटा, दिल्ली से लेकर यूपी से लेकर बिहार तक का, थोड़ा पंजाबों में ला लो, इस एरिया में सबसे ज्यादा धुआं है। अब इस एरिया में धुएं ने क्या किया है, हम लोगों को बीमार करना स्टार्ट कर दिया। एक होता है बीमार, फिर होता है बहुत बीमार, और होता है ओवर बीमार, और फिर ओवर बीमार से ऊपर आता है परमात्मा से भेंट वाला बीमार। तो हम लोग जो है परमात्मा से भेंट वाले बीमारी में होते हैं। जब हमारे लंग्स, देखिए यूपी बिहार और पंजाब साइड और दिल्ली साइड चले जाइए, सब खांसते मिलेंगे, सब खांसेंगे। और दोस्तों ऐसे खांसेंगे, उससे ये पता चलेगा दैट दे सीरियसली हैव टीबी। रीजन बीइंग क्या है कि उनके लंग्स बहुत ज्यादा डैमेज हो रहे हैं, उनकी खांसी नहीं रुकती। पहले ये खांसी हम 80-90 साल के बुजुर्गों में देखते थे, आज 35 से 40 साल के युवाओं में देखते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो क्या है एयर पॉल्यूटेंट, दैट एयर पॉल्यूटेंट इज किलिंग एवरी ह्यूमन। आज एक 20 साल का बच्चा भी खांस रहा है और एक 6 साल की बच्ची भी खांस रही है। आप एक पीडियाट्रिशियन के पास चले जाए, एयर पॉल्यूशन के चक्कर में हर बच्चा बीमार है। लोग कहते हैं बच्चों की इम्यूनिटी वीक हो रही है, नहीं, पॉल्यूशन उनकी इम्यूनिटी वीक कर रहा है। बच्चा भी वही हवा इनहेल कर रहा है जो आप कर रहे हैं, उनके लंग्स कमजोर है, आपके मजबूत है। आज हर छोटा बच्चा इनहेलर पे चल रहा है। रीजन, तो अब आप कह रहे हो कि इनको इंडेक्स में हम आगे बढ़ा दे, बिल्कुल नहीं। आते हैं वाटर क्वालिटी। इंडियाज ग्रोस, एज इंडियाज ग्रोस एंड अर्बनाइज, इट्स वाटर बॉडीज आर गेटिंग टॉक्सिक। अब क्यों टॉक्सिक हो रही है? तुम्हारे सीवर का पानी जाता है नाली में, नाली का पानी जाता है नाले में, नाले का पानी जाता है बड़े नाले में, बड़े नाले का पानी जाता है बड़ी नदी में, और बड़ी नदी फिर हो जाती है करिया। फिर एक बार हम लोग जाते हैं खाटू श्याम धाम दर्शन करने, कहते हैं जय श्री श्याम, बाहर निकलते हैं, कहते हैं भैया बोटिंग कर लो। हम कहते हैं तैरते हुए पीले ऑब्जेक्ट के साथ हम बोटिंग नहीं कर सकते। इसका मतलब आप समझे, तैरता हुआ काला पीला मल आपको नदियों में दिखता रहता है। और यदि कोई कह दे कि आस्था का केंद्र है, यहाँ डुबकी मार लीजिए, तो जिस दिन आप डुबकी मारेंगे उसके बाद आपकी आस्था समाप्त हो जाएगी। भगवान भी मंदिर में नहीं आने देंगे उस डुबकी के बाद। रीजन, नदियों को हमने इतना गंदा कर दिया है, जो सोर्स ऑफ वाटर थे
आज से अगर 3000 साल पहले जाइए, 3000 साल के हम 200 साल पीछे ले जाएं, तो पीपल वाज ड्रिंकिंग दैट वाटर। आज नदियों का पानी पीते नहीं है। अब बनारस चले जाए, इलाहाबाद चले जाए, पंडित कहेगा हाथ में ले, आपकी हिम्मत नहीं होती आचमन करने की, कहते हैं बाबा बस ऐसे ठीक, क्योंकि हमें गंगा भी फिल्टर करनी पड़ेगी, इतनी गंदी कर दी हमने। रीजन यही है ना। उसके बाद सरफेस वाटर खत्म हो रहा है। पहले तो अनफिट हो गया। अनफिट क्यों हो गया बच्चों? क्योंकि हमने जो वेस्ट निकला हमारा, जो पुराने कुएं थे जो यूज नहीं हो रहा है, उसमें हमने केमिकल वेस्ट डाल के मट्टी भर दी। अब वो धीरे धीरे पानी आया, केमिकल वेस्ट को छान के ले गया ग्राउंड वाटर में, ग्राउंड वाटर टॉक्सिक हो गया। पंजाब का ग्राउंड वाटर लेवल और नहरें जो है वो कैंसर देती। इस पे एक पिक्चर भी मैंने आप लोगों को बताई है कई बार, जो आप देख सकते हैं। याद आई नशीजो शाह वाली? वो बड़ी अच्छी पिक्चर है, वो कभी भी मौका मिले देखिएगा। उसकी बेटी स्विमिंग करती है और उसको कैंसर हो जाता है सिर्फ नहर में स्विमिंग करने के चक्कर, एंड शी डाई। बहुत प्यारी पिक्चर है। तो ये टॉक्सिसिटी जो है पानियों में, ये हर को परेशान करे। हर रोज 40 मिलियन लीटर ऑफ वेस्ट वाटर इंटर्स इनटू द रिवर्स। भाई साहब 40 मिलियन गंदा पानी नदियों में जा रहा है। अदर वाटर बॉडीज विद ओनली अ टिनी फ्रैक्शन आर एडिक्वेटली ट्रीटेड। अब इसमें से जितना पानी जाता है उसमें थोड़ा बहुत होता है जिसको हम साफ कर पाते हैं कायदे से। अगर आप कभी गोमती नगर वेव के पास गए तो वेव से थोड़ा आगे जब बढ़ेंगे तो वहां पर वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा है। उनका कहना है कि हम नदी में सीवेज वाटर को जाने से पहले ट्रीट करते हैं, फिर वहां बहुत सारी बुरियां लगी हैं, उसके बाद पानी जाता है सीवर में। एक बार वहां आप खड़े हो जाएंगे, फिर आपको एहसास होगा पानी तो ट्रीट हो ही नहीं रहा, सीवेज प्लांट बंद पड़ा है। इन्वेस्टमेंट किया था 2-2.5 करोड़ रुपए हमने और चलता कभी नहीं। हमारे यहाँ नगर निगम में आपको बताएं बेटा, एक होता है सैनिटेशन इंस्पेक्टर, एक ऐसा ही होता है जिसको बोलते हैं स्वच्छता जांच अधिकारी। ठीक है, सिर्फ यूपी के स्वच्छता जांच अधिकारियों की बात करें तो हमें चाहिए 80 से ऊपर एक नगर निगम में, और टोटल यूपी के अंदर 18 से 20 स्वच्छता अधिकारी हैं बस। तो स्वच्छता की जांच कैसे करें? हमारी कंट्री की प्रॉब्लम यह है, वाटर बॉडीज को सही रखने के लिए हमें बहुत चीजें करनी है और उसका परिणाम होता है ये नदी। इट्स नॉट अ नाला, इट्स अ प्रॉपर यमुना नदी ऑफ दिल्ली। अगर इसमें आप अपने पिता माता पितृजनों की अस्थि भी विसर्जित कर दीजिए तो यहीं रह जाएगी, वो नदी से समुद्र नहीं पहुंच पाएगी। और यदि आप कहते हैं कि भारत को इस पैमाने पर जाकर आप उस इंडेक्स में 180वें नंबर पे नहीं रखेंगे तो आप गलत हैं। भारत स्वच्छता के दायरे में ऐसा है कि जहां पर गरीब बच्चे नहाते भी। साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इथियोपिया के पास जितनी कंट्रीज हैं उनमें ऐसी हालत है कि वही पानी बच्चे पी रहे हैं और उसी में पॉटी कर रहे हैं और वो तैर रही है और वहीं का पानी बच्चे पी रहे हैं और उसी में नहा रहे हैं। मतलब वहां अगर आप चले जाएं तो वॉमिट कर देंगे। ऐसी भी कंट्रीज हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। बट इंडिया एक हाईएस्ट डेमोक्रेटिक नेशन है, ग्रोथ कर रहा है, जीडीपी अच्छी है, वर्ल्ड मंच पे खड़ा है, अपने आप साफ नहीं कर पा रहे नदियां। और मैं सच बता रहा हूं, आप 2-3 हजार करोड़ रुपए नदियां साफ करने के लिए दे चुके हो। हम जैसे लोगों को 1 करोड़ दे दें, हम नदी साफ कर देंगे एक शहर की पूरी। 1 करोड़ में नदी साफ हो जाएगी, तुम 2-2 हजार में नहीं साफ कर पा रहे। और उस 1 करोड़ से भी हम 1000 करोड़ कमा लेंगे, क्योंकि जो नाले का पानी नदी में डाल रहा होगा सब पे 2-2 हजार का चालान लगा देंगे रोज का, उससे अलग कमाएंगे। डर के मारे लोग पन्नी लगा देंगे नदियों में, कहेंगे भैया हमारे घर से गंदगी नहीं आ रही। बच्चों डराना पड़ेगा उनको जो गंदगी फैलाते हैं, वरना एक समय ऐसा आएगा कि हमारी इंडिया ही होगी जहां पर सबसे ज्यादा वाटर स्कार्सिटी आपको दिखेगी और वो आपको दिखने भी लगी। आज जिस कॉम्प्लेक्स में आप बैठे हैं यहाँ पे भी बोरवेल किया गया, एक लिमिट तक पानी आएगा, उसके बाद वो बोरवेल रुक जाएगा। अगर बोरवेल एक बार डैमेज हुआ तो आपको पता है कितने दिन आपको पानी नहीं मिलेगा? मिनिमम 1 हफ्ते इस बिल्डिंग के अंदर। हम जितनी चीजें मिसयूज करेंगे वो हमें आने वाले टाइम पे प्रॉब्लम देंगे, हम उसे सीरियसली लेते नहीं है और हम कहते हैं रिपोर्ट खराब है। क्लाइमेट चेंज तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है पर्यावरण बदलाव। अब ये जो क्लाइमेट चेंज है बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर क्या है, हेल्थ डिसऑर्डर हो रहे हैं, जैसे चाइल्ड्स में हो रहा है चाइल्ड स्टंटिंग। इसके बारे में भी मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इंडियन चाइल्ड्स में सबसे ज्यादा क्या मिल रहा है? चाइल्ड स्टंटिंग। तो ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इससे गरीब बहुत ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। चाइल्ड स्टंटिंग इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय द 35% in 2015 compared to the scenario without climate change।
इन्होंने कहा अगर परिवर्तन पर्यावरण में इतना नहीं होता तो भी भारत के अंदर 35% से ऊपर लोग बच्चे कैसे होंगे, स्टैंडर्ड चाइल्ड होंगे। देखिए बेटा, पर्यावरण में बदलाव बहुत बड़ी चीज है। आप सब बच्चे बैठे हो ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, आप सबसे मैं एक से प्रश्न पूछूंगा, हाँ या ना में जवाब देना, ठीक। हर बच्चे से एक क्वेश्चन है, पिछले 5 सालों में किस बच्चे ने पेड़ से पका आम तोड़ के खाया? अपने हाथों से पका आम पेड़ से तोड़ा है और उस सीजन में वो आम खाया है, स्वयं के हाथों से तोड़ के पका आम खाया, बाजार से नहीं खरीद के। है कोई महानुभाव ऐसा जिसको सच में एक फ्रूट नेचुरली मिला हो, रिपेन, और वो पेड़ से तोड़ के खाया हो? एक यहां मिले, बाकी तो मेरे को नहीं लगता बहुत बच्चों ने खाया हो। रीजन उसका सिंपल है बेटा कि हमें उन चीजों की एफिशिएंसी पता ही नहीं, तो हमने खाए कैसे? हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो हम खाएं कैसे? तो ये कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल चेंज का एक बहुत बड़ा कारण बनता है, जिसको हम इग्नोर करते रहते हैं, और यही हमको ध्यान रखना है। तो एनवायरमेंटल चेंज सिर्फ एक काम नहीं करेगा आपके लिए, एनवायरमेंटल चेंज आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। वो ये करेगा, देखिए, भारत की कोस्टलाइन बिगड़ने लग जाएगी। देखिए, केरला पानी में जाएगा, कर्नाटक, गोवा, ये सब धीरे धीरे कोस्टलाइन इसकी पानी में जाने लगेगी, चीजें खत्म होने लगेंगी, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड भी अगर आता है, तो हम पढ़ा रहे समझा रहे ना, बस सुनो ध्यान से। 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड की भी अगर यहाँ पर चीजें चेंज होती हैं तो भी चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। 2030 तक कहा जा सकता है कि रेनफॉल जो है वो 6.5% डिक्रीज कर देगी। कितनी? 6.5% एनुअली हमारे यहाँ रेनफॉल आने वाले 4 सालों में डिक्रीज करने वाले। जैसे आज आप रेनफॉल की बात करें, मानसून केरला में तो हिट कर गया सही टाइम पे, पर यूपी में बारिश नहीं हुई। प्रॉब्लम क्या है, अगर 6.5% ड्रॉन हो रहा है, डाउन जा रहा है पानी, तो कहीं ना कहीं वो कहाँ जाएगा? उस एरिया में जो प्लेन एरियाज। पहाड़ों पे तो पानी बरसेगा, चैलेंज हम है प्लेन एरियाज। अब प्लेन एरियाज पे क्यों नहीं बरसेगा? देयर इज नो डिप इन टेम्परेचर। पानी बरसने का एक लॉजिक समझिए क्या है, पानी जब हैवी होता है तब बरसता है, बिल्कुल सही, पर पानी हैवी तब होता है जब उसे कहीं ठंडक मिलती है। अगर हम भी अल नीनो ला नीनो वाले कॉन्सेप्ट में आ गए, बढ़िया गर्म हवाएं बह रही है, उड़ता हुआ चला जाएगा बादल आगे, कहेगा वहां बरसेंगे जहां हमें कोई रोक ही मिले। अब रोज है नहीं मैदानों में, पेड़ ही थे जो कहीं ना कहीं बारिश का एक कॉन्सेप्ट बनाते थे, हम पेड़ काट चुके। आप कभी बारिश में ऑब्जर्व करिएगा, कैंटोनमेंट में ज्यादा बारिश होती है, और जो अभी गोमती नगर बस रहा है वहां बारिश ज्यादा होती है। बंथरा साइड बारिश हो जाएगी, बड़ी जो मेन सेंटर ऑफ लखनऊ है यहाँ बारिश नहीं होती। रीजन हम खुद। आपने कभी ऑब्जर्व किया कंक्रीट में बारिश क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती क्योंकि वहाँ टेम्परेचर हाई रहता है, और वहां पे विंड बहुत अच्छी ब्लो करती है, तो आकाश में बादलों को टिकने नहीं देती। कहते हैं निकल निकल निकल, बादल चला जाता है, कह रहा है इतनी बेइज्जती, हम नहीं रुकेंगे। उसको बुरा लग गया, बुरा मान गया, चला गया। भारत में रेनफॉल खत्म होने वाली है, बहुत बुरी हालत है। अगर 2 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ गया तो फिर भाई साहब भूल जाइए कि आपके देश में बारिश होगी, बहुत अच्छी बिल्कुल नहीं होगी। भारत कुछ ऐसा दिखेगा आपका, बढ़िया सूखा हुआ मिट्टी। आपको अगर खाने का शौक है, एक एक ढेला उठा के खाते जाना, एंजॉय करते जाना। सूखा आएगा, पेड़ नहीं रहेंगे, हीट वेव्स बहुत बढ़ेंगी। जैसे आज इस साल नॉर्दर्न इंडिया का टेम्परेचर 52 से ऊपर जाएगा, 48-49 जा चुका है। इस सीजन में 52 जाने की उम्मीद है, और अगर 52 गया तो पता है क्या होगा? अगर आपके हाथ आधे घंटे धूप में रह गए तो यहां से धुआं निकलने लगेगा, इतनी तेज आपको बर्निंग होगी। आज की डेट में आप कोई भी सुपर बाइक चला लीजिए, कोई भी स्पोर्ट्स बाइक चला लीजिए, उसमें आगे एग्जॉस्ट फैन लगा और चप्पल पहन के चला लीजिए धूप में, आपके पैर जलने लगे, क्योंकि एक तो गर्म हवा आगे से आ रही है, एग्जॉस्ट भी हीट वेव निकाल रहा है, और वो आपके पैर जलेगा। अब गर्मी ऐसी है कि आप शूज के बिना गाड़ी नहीं चला सकते। नॉर्मल एक्टिवा पे अगर ऐसे पैर कर दिए, देखिए टैनिंग कितनी अच्छी है, चप्पल के मार्क बने पैरों पे। रीजन भी ये 1-2 दिनों में हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर सकते। जितने लोग जूते पहन रहे हैं, जूते उतार दे तो बस जूते के अंदर गोरा है, बाकी सब काले काला होगा भाई साहब। जीवन आपको मुझे यहां तक पहन दीजिए, घुटने तक, नहीं मजाक नहीं कर रहा, जब आपको हीट वेव ना लगे इसके लिए। हम लोग ये चीज समझते नहीं, हम इसे इग्नोर करते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। जब ग्लोबल चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, तो बेटा कुछ ऐसा होगा, जिन शहरों पे पानी भरेगा और बारिश होगी,
उस समय पर क्या होगा, ये लोग माइग्रेट करेंगे अपने घरों को छोड़ के। और जब बेटा माइग्रेट करेंगे तो क्लाइमेट चेंज रिफ्यूजीज बढ़ जाएंगे। पर्यावरण परिवर्तन के चक्कर में जो शरणार्थी दूसरे देश या दूसरे स्टेट में आएंगे वो एक बहुत बड़ा बर्डन होगा हमारे देश और अन्य देशों पे। जैसे किसी ने एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया था, जितनी बारिश और जितने तूफान में, ठीक है, दुबई दुबक के बैठ गया, उतने आंधी तूफान और बिजली कड़कन में मम्मियां तोड़ने जाती हिंदुस्तान में। तो देखो बोलना बहुत अलग है, बट अगर आपके यहाँ, ठीक है, 500 सेंटीमीटर बारिश एक दिन में हो जाए, जब 150 सेंटीमीटर होती है तो लखनऊ की गलियां डूब जाती हैं। जहां 10 सेंटीमीटर बारिश नहीं होती वहां पे आप 250 सेंटीमीटर बारिश करा दो तो उस कंट्री की क्या हालत होगी। और कहा ना उनकी गलती नहीं है, इंजीनियर्स को ये पता था या बारिश होनी नहीं, उन्होंने नाली डालने जरूरी नहीं समझी। उन्होंने कहा जहां बारिश नहीं हो नाली डाल के क्या बालू भरेंगे। अच्छा, इंजीनियर की भी गलती नहीं है, बालुओं को नाली के नीचे क्यों बहाए, पानी वहां आता ही नहीं। फिर इस बार क्लाइमेटिक चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ा कि वहां जब बारिश हुई तो कह रहे साला नाली बनवानी चाहिए थी क्या हमें। अब बताया दुबई का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सोच रहा है डू वी नीड ड्रेनेज और इट्स वंस, अभी भी नहीं सोच रहे बनाने के, भी कह रहे हैं अगर 10 साल में एक बार आएगा तो फिर मैनेज कर लेंगे, बट अगर हर साल आना है तो नाली बनवा रहा। तूफान आना बड़ी चीज नहीं है, बट आ रहे हैं लोग सूखे में। अब हमारे देश में तो बुरी ओरिया लाद लेते हैं, चलते जाते हैं रोड पे, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ तक डूब जाएंगे, बचवा तो ऊपर ही रहना, पहुंचा दे। आप पापा बोल नहीं रहे, नकवे तक भरे, हाँ बताओ क्या करें बेचारा। इंडिया में हम सब मैनेज करते हैं, आप भी बारिश में जाते हैं तो बारिश में नाले का पानी इधर से, नाले का पानी इधर से, बारिश का पानी इधर से, और उसमें छप 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 करते जा रहे। क्या करें, मैंने घर तो पहुंच नहीं। बारिश एक ऐसा खतरा है, सूखा एक ऐसा खतरा है, चक्रवात एक ऐसा खतरा है, कम बारिश भी एक ऐसा खतरा है, ज्यादा बारिश भी एक ऐसा खतरा है जिससे आप बच नहीं सकते। और ये सब क्लाइमेट चेंज के चक्कर में होता है। और इससे क्या होगा, हमारे वेजिटेशनल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, जो हमारे खाने के संसाधन है वो कम हो गए। अगर बेटा हमारे खाने के संसाधन खत्म हो गए तो क्या होगा, माल न्यूट्रिशन आ जाएगा। और वही माल न्यूट्रिशन जब आएगा तो हमारा विश्व कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप आज की डेट में हैं तो आज आपको ये वाला शहर दिख रहा है, अगर क्लाइमेट चेंज आएगा तो आप दूसरी वाली पट्टी की तरफ चले जाएंगे। अब आप डिसाइड कर लीजिए आपको कौन से शहर में रहना है, आपको इंडेक्स से प्यार है या वास्तविकता से प्यार है। बीइंग आईएएस एस्पिरेंट, अगर आपको क्रिटिकली इवेल्युएट करने को है, सारे पॉइंट आपको झोंक देने। यूपीएससी में बढ़िया अगर 15 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 10 नंबर दे देगा, एग्जामिनर कहेगा लड़का बहुत सटीक पढ़ा के, बस ठीक। चाइल्डहुड स्टंटिंग, अब ये क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उन्हें माल न्यूट्रिशन, ठीक है, पुअर मैटरनल हेल्थ, पॉवर्टी, फ्रीक्वेंट इलनेस और इनएप्रोप्रिएट फीडिंग एंड केयर इन अर्ली लाइफ। अगर ये सारी चीजें मिलती है, पहले मम्मा बहुत कमजोर है, मम्मा से कहो मम्मा दुद्धू, मम्मा का खुद बीमार है, निकले यहां से, बच्चा बीमार। न्यूट्रिशन, मम्मी लड्डू खाएंगे, हटो हम खाएंगे तुमको खिलाएंगे। न्यूट्रिशन है नहीं दिया बच्चे को, बच्चा बीमार। पॉवर्टी, भाई तुम्हारे पास गरीबी है, तो देखो गरीबी में पिज्जा नहीं खिलाना, अमीरी में भी पिज्जा नहीं खिलाना। अमीरी में आपको हेल्दी फूड देना है, जैसे फ्रूट को मिक्स करके देना, ये हम लोग नहीं करते। तो बच्चों का न्यूट्रिशन वैल्यू तब भी डाउन है। आप ये कहो आज शहरों में बच्चों को न्यूट्रिशन मिला, बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि बच्चे खा रहे हैं क्या, कोको कोला नहीं पीते हैं, कोको कोला पी रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, अंकल चिप्स खा रहे हैं, आंटी चिप्स खा रहे हैं, फूफा चिप्स खा रहे हैं, और उसके बाद मिर्ची वाले चिप्स खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। और उसके बाद एक आता है वो अंडे जैसा, जिसमें इधर गिफ्ट और इधर कुछ छोटा सा चॉकलेट दे देते हैं, है ना, हाँ, किंडर जॉय है ना, वो खाने लगे हैं बच्चे। और उसके बाद बच्चे पता नहीं आजकल चौको पाई और चौको लावा केक, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, जो बच्चों की बात चलिए, अंडर न्यूट्रिशन बच्चे, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंट इलनेस, जो छोटे बच्चे हैं वो अगर लगातार बीमार पड़ते हैं, बार बार इलनेस आती है। देखिए याद रखिए, जब भी कोई बच्चा बीमार पड़ेगा बेटा, बीमारी क्या करती है, उसके एचजीएस और उसके अन्य हार्मोन्स को कहां ले आती है, इलनेस को ट्रीट करने में। तो बच्चे की जो ग्रोथ है, जो उसकी हेल्थ है, जो उसकी ग्रोथ है, वो क्या होगी, कॉम्प्रोमाइज होगी, वहां पर वो रुक जाएगा। और जहां पे बच्चों की हेल्थ के इश्यूज आते हैं वो इसीलिए आते हैं क्योंकि बार बार बीमार पड़ते हैं। और इनअप्रोप्रिएट फीडिंग एंड केयर इन अर्ली लाइफ, जब बच्चा छोटा था तो उसकी केयर नहीं हुई और उसको ठीक से माँ का दूध नहीं दिया।
इस चक्कर में बच्चा हो जाता है बीमार और वो शिकार हो जाता है स्टंटिंग का।